गुटखा और शराब को आप अभी समझने के लिए एक वर्ग में रख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो गुटखा है, जैसे गुटखे का उत्पादन होता है और सरकार बेचती है उसको, सरकार को उस पर मिलता है बहुत जबरदस्त रेवेन्यू, क्योंकि गुटखा हमारे समाज में बहुत ज्यादा लोग गुटखा खाने की आदी हैं और बहुत आकर्षक तरीके से आता है। छोटे पाउच में आता है, 1 रुपए का पाउच, 5 रुपए वाला, हर साइज में हर तरीके से उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर्स हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए। तो सरकार के सामने दुविधा क्या है? कल को आप सरकार होने वाले, आप अभी समझ लीजिए। दुविधा यह है कि सरकार अगर उसको बंद कर दे पूरी तरह से, तो बंद वो होना है नहीं। किसी सरकार के बस में आज तक शराब बंद करना हुआ नहीं है पूरी तरह से। कैसे बंद कर देगी? आप शराब बंद कर देंगे, नशा तो बंद कर नहीं पाएंगे। शराब बंद हो गई, लोग सुबह सुबह महुए के पेड़ के नीचे खड़े हुए ऐसे मुंह खोल के कि वहीं से बरसात हो जाए। उसे कैसे रोकेंगे? ताड़ी कैसे रोक देंगे? जो ताड़ से बन रहे उसे कैसे रोकेंगे? और जो घर के अंदर बनने वाला नशीला पदार्थ है उसे कैसे रोकेंगे? आपको पता है कि ट्राइबल बेल्ट में तो शराब घर के अंदर बन जाती है। उस जमीन के अंदर कुछ मटके दबा के चावल और चावल में पानी मिला के रखते हैं। और मतलब जो अब छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश था, तो मैंने एक बार वहां सर्वे के लिए भारत सरकार की ओर से गया हुआ था। तो वहां गांव में सरपंच ने दिखाया हमें कि 7 दिन है, 7 मटके हैं, सोम मंगल बुध हिसाब से। आज सोमवार है तो आज इसमें से लेके पी लेंगे, फिर इसमें चावल और पानी, पता नहीं क्या प्रोसेस था, वो डाल के रख देंगे। ये अगले सोमवार को खुलेगा, तब तक ठीक से बन जाता था। तो हर मटके में हर 7वें दिन खोलने का नंबर आता था। उन्हें क्या शराब की जरूरत कहीं से? और सरकार अगर सोचेगी हम शराब बंद कर देंगे, कहाँ कहाँ छापे मारेगी? हर घर के अंदर मटके दबे हुए हैं, कहाँ छापा मारेगी? ऐसी गुटखा है, तंबाकू है, कितना भी गुटखा रोक लेंगे, तंबाकू लोकल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर कौन कहां से कहां भेज देगा, कितना रोक पाएंगे? तो सरकार को दिक्कत ये होती है कि एक तो टैक्स भी चला गया हाथ से, ऊपर से जो कंट्रोल प्रोसेस था वो भी हाथ से निकल गया। और ऐसे शराब के मामले में कम से कम सरकार यह इंश्योर कर सकती है कि जो शराब है खराब तरीके से ना बने, जहरीली शराब ना बने, क्योंकि लाइसेंस देती है, फैक्ट्री को चेक कर सकती है। जैसे शराबबंदी की, फैक्ट्री तो रही नहीं, अब लाइसेंस रहे नहीं, अब सारी कच्ची शराब बनेगी जिसमें जहरीली शराब बनेगी, कई लोग मर भी जाएंगे साथ में। इसलिए सरकारों के पास अंततः एक ही रास्ता बचता है कि शराब का लाइसेंस दें, दुकानें खुलवाएं, कहीं कहीं पब खुलवा दें, उन सबसे खूब टैक्स वसूलें, उस टैक्स के पैसे से जो काम करने वो करें और उसी पैसे से कुछ पैसा इस पे खर्च करें कि शराब पीना बुरी बात है, उससे बचिए। क्या करे सरकार? कोई चारा नहीं है ना। ऐसी गुटखा है, गुटखे के पैसे से गुटखा खाना बुरी बात है, इसका प्रचार करना पड़ता है। क्योंकि अगर सरकार के कंट्रोल में होता तो शायद गुटखा बंद हो भी जाता, शायद सरकार की बस की बात नहीं है। और ये आपको भी समझना है, आप आईएएस बनेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो सोचेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है। और साक्षर निरक्षर का मामला है, इसीलिए आजकल गुटखा, सिगरेट, इन सबके जो पैक्स होते हैं उससे फोटो बनाते हैं, क्योंकि वो चित्र देख के मन जितना घबराता है, जी कच्चा हो जाता है एकदम देख के। जब मुंह के अंदर का कैंसर का फोटो दिखता है ना बड़ा होके, तो फिर मन करता है कि ये सब ना ही करें। निजी हमले, और इसका सबसे बड़ा जो भारत में बेचारा फंस गया इस चक्कर में, जिस पर इतने हमले हुए कि वो उसकी मूल छवि खत्म हो गई, उसका नाम है राहुल गांधी। उसकी मूल छवि खत्म हो गई और वो जनता की निगाह में एक ऐसा व्यक्ति हो गया जिसका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा नहीं है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा, जबकि वो ठीक ठाक है, ऐसी कोई खास बात है नहीं, लेकिन ऐसी छवि गढ़ दी गई है उसके बारे में। अब ये तो पर्सनल लॉस भी तो हो गया ना, बाकी जो है सो है, पर जो पर्सनल लॉस हो गया, उसकी इमेज किसी को ठीक नहीं लगती है, ये तो अच्छा कॉम्पिटिशन नहीं है। और कभी कभी यहां तक होता है कि किसी का चरित्र खराब दिखाने के लिए फोटोशॉप किया, महात्मा गांधी तक नहीं बचे, पता है आपको? नेहरू की तो क्या ऐसी की तैसी होती है। एक फोटो किसने भेजी, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में एक आध मतलब कलंकी व्यक्ति को छोड़ के बाकी सारे के सारे आरएसएस बीजेपी के सपोर्टर्स हैं। तो उसका जो फैमिली ग्रुप है ना व्हाट्सएप पे, उसमें रोज ज्ञान आता रहता है कुछ ना कुछ। एक बार नेहरू जी का चरित्र का चिट्ठा खोलने वाले बहुत सारे फोटो वोटो वाले थे, उसमें एक फोटो में नेहरू जी ऐसे करके खड़े हैं लड़की के साथ, 8-10 लड़कियां खड़ी हैं स्विमिंग पूल के पास, स्विमिंग कॉस्ट्यूम में खड़ी हैं और नेहरू जी ऐसे खड़े हैं। और हमारे फैमिली के जो बड़े बूढ़े हैं वो उसको प्रमाण की तरह इस्तेमाल करें, देखो ये था असली आदमी। एक तो इन सबको पता था, दूसरा मैं कैमरा लेके वहां यूज किया गया हुआ था, इसलिए हमें ही पता है। और वो फोटो बहुत फेमस हो गई। और 2 दिन बाद फेसबुक पर किसी ने लिखा, वो दोनों फोटो निकाली, एक फोटो में नेहरू अपने किसी समर्थक के साथ ऐसे खड़े हुए थे और दूसरे फोटो में कोई दूसरा व्यक्ति उन लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था। इन दोनों को मिला दिया, मर्ज कर दिया, फोटोशॉप किया और नेहरू जी गली गली में बदनाम हो गए। और नेहरू जी के बदनाम होने से वोट का नुकसान किसको होगा? राहुल को। इसके तो नाना भी ऐसे थे,
या नाना के पापा भी ऐसे थे, फिर जब वो होने लगेगा तो कैसे बात बनेगी। ये होता है पर्सनल अटैक्स। इसलिए मैं कई बार सलाह देता हूँ सबको, आपको भी दे रहा हूँ, अगर कोई किसी की फोटो भेजे आपके पास कि देखो, भरोसा मत करना। मतलब एक होता है ना, पहली बार भरोसा कर लिया फिर डाउट होने लगा, नहीं, पहली नजर में भरोसा मत करना। अगर कोई आपको स्क्रीनशॉट भेजे किसी का, पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए कि भरोसा नहीं करेंगे। कितना बड़ा खेल है। आप कल्पना कीजिए कोई जैसे एक्स नाम का व्यक्ति उसका चरित्र खराब दिखाना चाहे, कुछ नहीं करना है आपको, उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, उसी की फोटो डाउनलोड कर लीजिए, एक नया प्रोफाइल उसी के नाम से बना दीजिए, उसी फोटो के साथ बना दीजिए, जो जो उसने लिखा है वो सब आप भी लिख दीजिए, नया प्रोफाइल बन गया। उस प्रोफाइल से कुछ गंदा सा मैसेज किसी को भेज दीजिए, किसको भेजिए, अपने आप को भेज लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दुनिया भर में दिखा दीजिए। व्हाट्सएप में कर लीजिए ना, किसी का भी फोन नंबर किसी और के नाम से सेव कर लीजिए, फोटो उसकी लगा दीजिए उस अकाउंट में। अब उसी की फोटो है और जैसे नाम सेव कर लेंगे नंबर दिखेगा नहीं, उसके बाद नाम दिख रहा है, फोटो वही दिख रही है, और उस अकाउंट से किसी को खराब मैसेज भेज दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब आजकल इतना होता है, साइबर सेल के लोग यही काम करते हैं रात दिन। अगर आप जब आईपीएस बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, तो साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। और मेरे जितने मित्र पुलिस वाले साइबर सेल में काम करते हैं या सीनियर लेवल पे हैं, वो कहते हैं कि 100 में से 95 मामले ऐसे आते हैं जिसमें किसी ना किसी ने फोर्जरी की होती है इस तरह की। इसलिए इथिक्स की दुनिया में एक नया कंसर्न ये भी है कि कोई किसी की भी छवि खराब करना चाहे तो कर सकता है। और ऐसे में क्या करना होगा, आप सबको कंट्रोल तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि सबको ये समझा दें कि भरोसा नहीं करना है। जब तक आपके पास बहुत ठोस आधार ना हो विश्वास करने का, तब तक भरोसा करने से बचें ऐसी किसी भी सूचना पर।